रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ढेर सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ज्यादातर समझोगे इस चैप्टर में से तो यहीं से क्वेश्चन रहता है। इस चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चन जो रहता है वो अक्सर यहीं से ही रहता है, सिर्फ यही समझ लो, ऐसा ही है कुछ। तो 90% चांस यहीं से क्वेश्चन का रहता है, इसी टॉपिक से जो आज हम लोग करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरह। तो बात करेंगे अब हम लोग रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और वही सेम चीज यहां फिजिक्स में भी है, सेम टू सेम है लगभग। ठीक है, इसी से ढेर सारा क्वेश्चंस वगैरह सब रहता है। रेडियो एक्टिविटी क्या हो गया? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है या फिनोमेना। आगे बैठना है तो गपशप नहीं करो, पीछे चले जाओ। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे अक्सर सवाल रहता है ढेर सारा। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हेवी वेट वाला न्यूक्लियस सब होता है। हेवी वेट वाला न्यूक्लियस बोले तो यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो सब क्या करता है कि अल्फा, बीटा, गामा, डीके वगैरह करता है और करके अपना न्यूक्लियस का जो वेट है उसको कम करने का कोशिश करता है ताकि मिड वेट में आ सके। हम लोग एक ग्राफ पढ़े थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में। तो मिड वेट वाला जो भी एटॉमिक मास, जिस भी न्यूक्लियाई का जो मास, एटॉमिक मास, वो मिड में आता है, वो सब थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता था। लेकिन जो हेवी वेट वाला है वो सब अनस्टेबल रहता है और जो लोअर वेट वाला होता है वो भी अनस्टेबल रहता है। हेवी वेट वाला है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, अपना जो है वो सब थोड़ा बहुत डिके करेगा, डिके करके क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस वगैरह को थोड़ा उसका वेट को कम करने का कोशिश करता है। तो जो हेवी वेट वाला जो भी है, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल सब है वो सब अल्फा, बीटा, गामा ये सब डिके करता है और डिके हो करके क्या करेगा, अपना क्या कहते हैं वजन को कम करेगा ताकि स्टेबिलिटी पा सके, ताकि स्टेबिलिटी पा सके। और होता क्या है कि कोई भी न्यूक्लियस वगैरह है तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब अल्फा, बीटा, गामा डीके करके और धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है। क्षय होने लगता है मतलब खत्म होने लगता है। जैसे कि कोई लोहा है, लोहा का रड है, कहीं गार के पोल छोड़ दिए, एक समय के बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जंग लगता है, धीरे धीरे जंग होने के बाद खत्म होने लगता है वो चीज। तो इसको मतलब ये कहेंगे कि जो आयरन का रड है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, क्षय होता जा रहा है उसका ना, घटता जा रहा है वो। उसी तरह से न्यूक्लियस वगैरह भी है, अगर कहीं पे यूरेनियम का रड अगर मान लिया जाए रखा हुआ है कहीं, तो धीरे धीरे अल्फा, बीटा, गामा ये सब निकालते 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 धीरे धीरे यूरेनियम का रड वगैरह वो सब पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक समय के बाद, भले ही एक वक्त लगेगा, चाहे 1000 साल लगे, 2000 साल लगे, लेकिन एक समय के बाद वो धीरे धीरे घटते 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 न्यूक्लियस पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पर न्यूक्लियस का संख्या 1 लाख है तो धीरे धीरे उसमें से कुछ न्यूक्लियस क्या होगा, घटते जाएगा, खत्म होते 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 एक समय के बाद, 1000 साल के बाद सारा न्यूक्लियस का संख्या 0 हो जाएगा। यही प्रोसेस हमारा क्या है, अल्फा, बीटा, गामा ये सब निकाल करके स्टेबिलिटी पाने के लिए खुद को डिसइंटीग्रेट करके का ये जो प्रोसेस है, यही हमारा क्या है, रेडियो एक्टिविटी होता है। और इस प्रोसेस में कोई भी इन्वायरमेंट वगैरह का कोई तरह का इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता। जैसे इन्वायरमेंट में क्या प्रेशर है, क्या आसपास में वातावरण है, ये सब का इफेक्ट इस प्रोसेस के ऊपर नहीं आता है। ये प्रोसेस अपना एकदम आराम से हो रहा है तो बस होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है। रेडियो एक्टिविटी क्या है भाई? रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। कोई अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई है, अगर अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल कोई एटम का न्यूक्लियाई है, तो उसका लगातार क्या हो रहा होता है, डिसइंटीग्रेशन, लगातार उसका क्षय हो रहा होता है। ठीक है, क्षय हो रहा होता है, रिजल्टिंग इन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, गामा रेज टू अचीव मोर स्टेबल स्टेट। कोई भी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वह लगातार क्षय होता जाता है, घटते 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 घटते। इस क्षय होने के दौरान कैसे क्षय होगा भाई, तो अल्फा और बीटा और गामा ये सब निकालेगा, निकाल करके धीरे धीरे स्टेबल होने का कोशिश करता है। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह ये सब चीज से थोड़ा आजाद रहता है, वो बाकी इन्वायरमेंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, अपना कैसे डिसइंटीग्रेट होना वो अपना होता रहता है। अच्छा ठीक है, अब आगे एक बात, इसका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी अगर कोई पूछेगा तो यूनिट इसका क्यूडी यूनिट होता है। क्यूडी के द्वारा ही इसका खोज किया गया था, इस सब चीज के बारे में पता चला था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट अगर कभी एग्जाम में पूछता है तो क्यूडी वगैरह का जिक्र करना, क्योंकि उसी ने खोज किया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। कभी देखे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था एक जगह, इसीलिए इसको डील कर दिए। तो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में है क्या भाई, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हेवी वेट वाला न्यूक्लियस सब क्या करता है, अल्फा बीटा गामा ये सब निकालता है और धीरे धीरे क्षय होकर के डिसइंटीग्रेट होकर के धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। क्षय होना मतलब डिसइंटीग्रेट होना, यानी किसी चीज में कहते हैं किसी चीज को कम होता जाना, खत्म होता जाना, सिंपल। अच्छा, इसी में आगे बात करते हैं। रेडियो एक्टिव का जो डिके होता है वो 3 प्रकार का डिके है, एक है अल्फा डिके, एक है बीटा डिके और एक है गामा डिके। ठीक है, अब अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके होता क्या है, तीनों को बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले जैसे अल्फा डिके, अल्फा डिके का मतलब जैसे कि अगर कोई मान लिया जाए ये कोई एटम है या कोई न्यूक्लियस है, ए और जेड है, ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं। इसमें से क्या होगा, अल्फा डिके का मतलब हो गया, अगर अल्फा डिके हो रहा है, ठीक है, अल्फा डिके होने का मतलब हो गया कि इसमें से एक हीलियम निकल जाएगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल है क्या, हीलियम, हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम को ही। तो इसका मतलब यानी कि जो He है, ऊपर से 4 नीचे से 2, यही क्या होगा, इसमें से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो यही एलिमेंट हमारा X से बदल करके क्या हो जाएगा, Y बन जाएगा। और अब A में क्या हो गया है, 4 घट गया है, और Z में जो है 2 घट गया। अब कोई नया एलिमेंट बना ना, जैसे मान लिया जाए कोई X कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास A हो गया और एटॉमिक नंबर Z। अब इसमें से अल्फा डिके हुआ, इसका मतलब क्या निकला, इसमें से हीलियम निकला, हीलियम निकला तो हीलियम में ऊपर 4, एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यही निकलेगा। तो ऊपर से 4 घटेगा, नीचे से 2 घटेगा, सिंपल, ऐसा ही प्रोसेस होता है इसमें क्या। अच्छा, फिर एक होता है बीटा डिके। बीटा डिके का कहानी अलग है। बीटा डिके में क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, ये वहां पर वो क्या था, इजेक्शन ऑफ हीलियम, ये क्या था, तो इजेक्शन ऑफ हीलियम आयन या हीलियम, या इजेक्शन ऑफ हीलियम, सिंपल भाषा में एकदम नॉर्मल, इजेक्शन ऑफ हीलियम, हीलियम उसमें से निकलता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन क्या है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। अच्छा, और इसका मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब जानते हो पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर होता है, लेकिन प्लस में होता है। और पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन नहीं लिखे हैं, पॉजिट्रॉन लिखे। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऐसा कह सकते। मतलब एक ऐसा पार्टिकल निकलेगा जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, लेकिन चार्ज उसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो दो प्रकार का चीज निकल सकता है। अब दोनों चीज निकलेगा तो दोनों में कहानी अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, कहीं से इलेक्ट्रॉन का दान होगा, निकलेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, समझेंगे कि एक प्रोटॉन जैसा कुछ बढ़ गया, वैसा फील होगा। तो वहां पे क्या होता है कि इसमें अगर यहां ए है और ये जेड है, ठीक है, और अगर बोलेगा क्या कि बीटा डीके हो रहा है, सिंपल बोला बीटा डीके और कुछ नहीं बोला, तो समझना है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा तो यहां पर जो अगला एलिमेंट बनेगा ना, तो ए जस का तस रहता है, जेड में एक जुट जाता है। इलेक्ट्रॉन का दान किया यानी पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना से समझना कि प्रोटॉन बढ़ गया ऐसा, और एक प्लस यहां बढ़ा देना। अगर पॉजिट्रॉन यहां पे कुछ नहीं का मतलब, ये समझना है कि बीटा डी के खाली बोलेगा तो समझना है कि जेड एक बढ़ाना है। अगर खाली बोला कि बीटा डी के हो रहा है तो जेड, अगर पॉजिट्रॉन निकला ना तो जेड में घट जाता है। जेड में यहां पे कुछ नहीं बोलेगा, जब सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ बीटा डीके बोलेगा ना, बोलेगा तो Z+1 करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब क्या होगा, जब इजेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन बोलेगा तो क्या करेंगे, हाँ बोलेगा तो Z-1 करेंगे, है ना। कुछ नहीं बोला ऐसा में तो खाली Z+1 कर, बाकी ऊपर का ये सेम रहेगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इसको यूज होगा एक सवाल के माध्यम से, ठीक है। एक तो के कैप्चर भी होता है बीटा डीके में, 3 तरीका और एक है, खैर जिसका जिक्र है बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जानना नहीं है अभी। गामा डीके के बात करते हैं हम लोग। एक होता है गामा डीके में क्या होता है, गामा रेज है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इजेक्शन ऑफ, ये है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर फोटोन का निकलना कहीं से, उससे कुछ होता नहीं है, उसके पास ये तो चार्ज लेस रहेगा ना, गामा रेस के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो यानी कि यहां से क्या हो गया, या तो एनर्जी वगैरह रिलीज हुआ, फोटोन निकलना मतलब क्या निकला, एनर्जी निकला, एनर्जी निकल करके रिलीज करके भी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा ना, ये सब भी प्रोसेस हो सकता है। तो बस इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें एक्स है, ए है, जेड है, यहां से अगर गामा डीके हो रहा है, गामा डीके होगा तो जो अगला एलिमेंट है वो जस का तस ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली उसका एनर्जी डाउन हो जाएगा, बाकी जो एलिमेंट है जस का तस रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे एक अल्फा या बीटा डीके होके जो अगला एलिमेंट बनता है ना, उसको डाउटर न्यूक्लियाई कहते हैं। खैर आगे बात करते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आराम से अपने से ही बन जाएगा, जैसे ए से अल्फा डीके हुआ तो कुछ बना, A1 बना, फिर A1 से बीटा डीके हुआ और A2 बना, और फिर A2 से गामा डीके हुआ और A3 बन गया। तो हमको बताना है कि A3 क्या है, जबकि A3 का बताना है कि एटॉमिक मास क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, ए और जेड बताना है कि क्या होगा, ठीक है। जबकि शुरू में इसका हमको ए और जेड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 92, नहीं एटॉमिक नंबर यानी कि जेड दिया हुआ है 92, हाँ जेड दिया हुआ है 92 और ये दिया हुआ है 238 कितना है, ए हमारा क्या है 238, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका कहानी क्या है
कि ठीक है, तो ए है भैया, यहां पे ए में क्या है, ऊपर में 238 और यहां क्या जेड है यानी कि 92। तो एक बार अल्फा डीके अगर करेंगे तो अल्फा डीके कर तो ऊपर से 4 घट जाएगा, A1 में ऊपर से 4 यानी 234 और नीचे से 2 घटेगा तो 92। अच्छा ठीक है ना, 92 से 90, वेरी गुड, ठीक 90, नीचे से 2 ऊपर से 4। अच्छा फिर अब आगे देखो तो अब क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। बीटा डीके जब होगा तब जो A2 आएगा, अब इसमें 234 और नीचे वाला में क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा यानी 91। क्या ये 91, कुछ नहीं, सिंपल बीटा डीके बोलेगा तो एक जोड़ देना नीचे। अच्छा फिर उसके बाद उससे क्या हो गया भैया, गामा डीके। तो गामा डीके हो करके जो एलिमेंट बनेगा उसका वो ये सब तो सेम ही रहेगा ना, जस का तस ही रहेगा। तो यानी कि जो आंसर हो गया, आंसर जो हुआ उसका क्या, Z बराबर 91 एंड A बराबर 234। क्या यही रहेगा, यही पूछ रहा था कि उसका बताइए कि यही जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है A3 के लिए क्या होगा, A3 के लिए क्या होगा। तो A3 के लिए Z यानी एटॉमिक नंबर 91, मास नंबर इतना 234 हो जाएगा। काहे करेंगे सवाल में जब बीटा बोल रहा था, अगर होगा तो घटाएंगे ही ना। हाँ ऊपर से 4 नीचे से 2, दोबारा भी अल्फा होगा तो फिर घटाएंगे। क्वेश्चन में अगर बोला है एक बार अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा 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 के बाद बीटा फिर 5 गो अल्फा, तो जैसे होगा घटा जोड़ घटा करते जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं। अच्छा अगला एक क्वेश्चन देखो, और क्या बोल रहा है कि राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम of an element in periodic table due to emission of alpha and beta particles from its nucleus। अगर किसी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस है यहां से A है और यहां पे क्या है Z है, इससे एक बार अल्फा पार्टिकल निकला है तो जो एलिमेंट बनेगा Y, ये A होगा और A-2 और Z A-4 और Z-2, एक नया एलिमेंट बनेगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, इससे अगर एक बीटा भी डीके हो जाएगा तो मान लिया जाए जो भी एलिमेंट बन रहा है Z या कोई भी एलिमेंट बनता है तो इसमें का क्या होगा, मान लिया जाए हाँ तो A-4 तो जस का तस वही रहा और यहां क्या हो गया Z है ना, तो -2 था ना, हाँ तो Z तो यहां पे था ही, Z से अब इसमें एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा Z-1 तक ही रहेगा। यानी अगर एक Z था तो एक Z-1 यानी एटॉमिक नंबर डिक्रीज किया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया डिक्रीज करेगा। तो ना एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज्ड ना, डिक्रीज्ड बाय 1। 1 से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर Z से क्या हो गया Z-1 फाइनली ना, एक अल्फा और एक बीटा डीके करने के बाद तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेगा ना। न्यूक्लियस जो होगा पीरियोडिक टेबल में होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन वो चीज, तो उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा शिफ्ट कर जाएगा ना ना ना। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल फ्रॉम द एलिमेंट पोजीशन उसका, तो वो चेंज करेगा ना, पोजीशन ऑफ एलिमेंट will change, will be change या will change according to atomic number ना, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा चेंज कर देगा। सिर्फ वहां पे हमको क्या करना है, एक कम कर देना है, ठीक है। अब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है,
जो रहे, यूरेनियम रहे, रेडियम रहे, थोरियम रहे, तो सबका एक एक घटेगा। अच्छा देखो तो आगे, अगर कहीं से अल्फा बीटा और गामा डीके हो रहा है, ठीक है, ये मान लिया जाए कोई कंटेनर है सीसा का, पीबी लेड पीबी का बना हुआ है। उसमें क्या होता है ना कि कोई भी, देखो सीसा का एक खासियत होता है कि रेडियो एक्टिव वाला जो रेडिएशन है वो सीसा को आर पार नहीं करता, लेड को आर पार नहीं करता, सॉरी लेड की बात कर, पीबी है ना, उसको आर पार नहीं करता है, ठीक है। तो उसके अंदर में यहाँ पे कोई एलिमेंट रख दिए, मान लिया जाए यूरेनियम ही है, इससे अल्फा बीटा गामा ये सब का डिके हो रहा है। तो एक चीज नोटिस करने वाला बात है, अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वह जो है निगेटिवली चार्ज प्लेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और बीटा पार्टिकल के क्या होगा, वह निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, जनरली नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होगा, पॉजिटिवली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो गामा रेज है वो सीधा चला जाएगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के पास चार्ज है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अल्फा पार्टिकल रहे चाहे बीटा पार्टिकल, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल मतलब निगेटिव चार्ज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल चलेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं, Q इंटू वी क्रॉस बी ना। कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, Q इंटू वी क्रॉस बी ना, Q भी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल फोर्स महसूस करेगा, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन गामा रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, वो चुपचाप एकदम सीधा निकल जाता है। ये सब खास बात है, ये सब ध्यान रहे। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज का दो प्रॉपर्टी क्या हो गया, हीलियम है ना, अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम आयन, हीलियम से दो गो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वही हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अल्फा पार्टिकल का बातचीत हम लोग रदरफोर्ड वाले मॉडल में भी किए थे। अल्फा रेज आर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन है। अल्फा रेज हैव मास 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास का 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का मास, ठीक है। क्या हीलियम में पावर ऊपर में 4 रहता है, हाइड्रोजन में ऊपर में 1 रहता है, क्या है ना, सही बात। अल्फा रेज जो है आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अल्फा रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अल्फा रेज डिफ्लेक्ट करेगा, उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और मैग्नेटिक फील्ड में चूंकि अल्फा रेज अगर चलेगा तो चार्ज पार्टिकल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल को फेंकने पे वो डिफ्लेक्ट करता है, ये उसका प्रॉपर्टीज हो गया, सब VBI है। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज बीटा रेज का, यानी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज क्या, फास्ट मूविंग, तेजी में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा वही है। और क्या, बीटा रेज डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों से। अच्छा, और गामा रेज का प्रॉपर्टी क्या है, तो गामा रेज फास्ट मूविंग फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज क्या है, फोटोन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज को फर्क नहीं पड़ता, गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। गामा रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये नहीं होता है। अब हम लोग को एस्टेब्लिश करना है एक डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। मतलब जैसे कि हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे कि मान लिया जाए अभी कहीं किसी सैंपल में दिया हुआ है टोटल न्यूक्लियस का संख्या 1 करोड़ है, तो बताइए आज से 82 साल बाद न्यूक्लियस का संख्या कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, इसका ही एक फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी मान लीजिए अभी न्यूक्लियस का संख्या क्या है अगर पता है, और उस समीकरण में अभी का क्या न्यूक्लियस है वो बता दें और समय डाल दें, तो हमको पता चल जाएगा कि इतना समय के बाद अब न्यूक्लियस कितना बचेगा। ठीक है, यही एक फॉर्मूला अब हम लोग क्रिएट करेंगे। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई और टाइम के बीच एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, एक चीज देखा गया है
एक चीज देखा गया है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस रखा रहता है कहीं पर उतना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है, उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेट होने का रेट ज्यादा होता है, डिसइंटीग्रेशन का रेट उतना ज्यादा होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज रखा हुआ है, ठीक है, तो अनाज के खराब होने का दर ज्यादा होगा। मतलब अगर कहीं पे 5 टन अनाज रखा हुआ है, अब प्रतिदिन 50 किलो अनाज खराब हो रहा है, ठीक है। अगर वहां पर अनाज रखा रहता 2 kg तो रेट उतना ज्यादा तो नहीं ना होता, 50 kg प्रतिदिन का तो रेट नहीं होता, तब हो सकता था 5 ग्राम प्रतिदिन का रेट होता ना। तो यानी कि जितना ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियाई का संख्या रहता है उसके डिसइंटीग्रेट होने का दर भी उतना ज्यादा होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का संख्या कम होता जाएगा उसके डिसइंटीग्रेट होने का दर भी कम होता जाता है, क्षय होने का दर कम होता जाता है। अच्छा, तो यानी एक चीज नोटिस किया गया है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to number of active nuclei ना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पाया गया है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई है उतना ज्यादा रेट होता है डिसइंटीग्रेशन का, उतना ज्यादा मात्रा में खराब होगा, ठीक है, न्यूक्लियस। अच्छा, तो ये जो इसको dN/dt ऐसे डिनोट किए, क्या लिखे ये, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे dx/dt लिखते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। जो डिफरेंशिएशन है वो एक्चुअल में माइनस साइन का मतलब हुआ कि घट रहा है ना, घटा रहा है ना न्यूक्लियस का संख्या। जो बदलाव का दर है, न्यूक्लियस की संख्या में बदलाव का दर समय के साथ, यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज, यह लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। मतलब जितना ज्यादा मात्रा में ये नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी जितना ज्यादा न्यूक्लियस का संख्या रहेगा उसमें डिसइंटीग्रेशन का जो डर होगा वो उतना ज्यादा होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आता है लेम्डा, जिसको कि डीके कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इसी में, तो इसी -dN/dt बराबर लेम्डा इंटू एन, -dN/dt बराबर लेम्डा इंटू एन। इस लेम्डा को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। अच्छा, अब एक चीज देखा जाए, ठीक है, ये माइनस साइन को हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सब सारा चीज इस तरीके से लिखा हुआ है, इसी में माइनस साइन को हम लोग इसको दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये जो माइनस साइन हम चाहे तो इसको दे सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ सामने से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर से मेरा माइनस खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और यही माइनस जो है वो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ, माइनस इधर वाला का इस तरफ दे दिए हैं। अच्छा, ठीक, तो यानी इसमें क्या हुआ कि लेम्डा इंटू एन, ये तो ठीक है, ये माइनस साइन इसको चला गया है। अब दोनों तरफ क्या किए हम लोग, इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, ये dN/n है इसका इंटीग्रेशन, और इधर माइनस लेम्डा dt उसका इंटीग्रेशन। तो जो कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर रखे और dt को अंदर में रखे। जब टाइम हमारा क्या है इसमें 0 है तो उस समय न्यूक्लियस का जो संख्या है, एक्टिव न्यूक्लियस का संख्या वो n0, और जब टाइम हमारा t हो गया तो एक्टिव न्यूक्लियाई का संख्या वो हो गया क्या, n ना।
तो न्यूक्लियस का संख्या जो है एन नॉट से क्या हो जाएगा, घट करके एन हो जाएगा, और जो टाइम है हमारा वो टाइम 0 से क्या होगा, टी ना। तो एक चीज हम लोग इसमें यहाँ पे समझे, माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल था लेमडा एन के ना, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो लेमडा कांस्टेंट आया। अच्छा, उसके बाद इस माइनस साइन को उधर दे दिए हम लोग, तो माइनस लेमडा डी टी, इधर डी एन बाई एन, इधर क्या है माइनस लेमडा डी टी। अच्छा ठीक, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये माइनस लेमडा जो कांस्टेंट था उसको इंटीग्रेशन से बाहर किए, dt के साथ इंटीग्रेशन दे दिए। अच्छा, अब इसमें इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी है, लिमिट बैठाने की बात करेंगे अगर, तो हम लोग क्या किए, यहां पे जो न्यूक्लियाई का संख्या है वह शुरू में रहता है कितना, एन नॉट, और बाद में घटते 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 न्यूक्लियस का संख्या बचता है क्या, एन। तो शुरू में टाइम हमारा क्या है, 0। अच्छा, t बराबर 0, जहां से कि हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब टाइम हमारा बढ़ते बढ़ते टाइम हो गया हमारा क्या, t, तो उस समय न्यूक्लियस का संख्या एन नॉट से घटते 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 हो गया क्या, एन। न्यूक्लियस का संख्या एन नॉट से घटते घटते हो गया एन, टाइम हमारा 0 से बढ़ते 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 हो गया क्या, t। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए और क्या किया, लिमिट बैठाए, एन नॉट से घट के एन, और टाइम 0 से बढ़ के टी तक आएगा ना। अच्छा, इसी में अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1 बाय एन, और ये क्या है डी एन, हमारा ये कहां से कहां तक, एन नॉट से लेकर के एन तक, और इधर हमारा अगर देखेंगे माइनस लेमडा, ये क्या है माइनस लेमडा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, dt का इंटीग्रेशन टी। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक। अच्छा, इसमें अब एक चीज देखा जाए जरा सा, तो ये 1 बाय एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ln log ना, log में भी ln आता है ना इंटीग्रेशन में, जैसे 1 बाय एक्स और dx है, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, log x, या ln x लाते हैं हम लोग, तो 1 बाय एन का क्या हो जाएगा, ln n, 1 बाय एक्स का ln x, वही हो गया 1 बाय एन का क्या, ln n। अच्छा, उसके बाद लिमिट हमारा कहां से कहां तक है, इधर एन नॉट से लेकर के क्या यहां एन तक, एन नॉट ज्यादा है, घटते घटते फाइनली एन कुछ हो गया। उसके बाद आगे इधर हम बात करें अगर, तो माइनस लेमडा, ठीक है, इधर और टी के जगह पे एक बार ऊपर वाला माइनस एक बार नीचे वाला, तो ये टी के जगह ऊपर वाला बैठा है माइनस, इसी टी के जगह पे नीचे वाला बैठा दिए। तो अब यहां पे लिमिट का काम करेंगे, ln n, n के जगह पे क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला माइनस एक बार नीचे वाला, तो ये ln हो गया n माइनस ln हो गया क्या, n नॉट, एक बार ऊपर वाला पुट किए और एक बार क्या नीचे वाला डाले, तो ln n और माइनस क्या ln n नॉट। अच्छा, बराबर इधर क्या माइनस लेमडा t माइनस 0 t, तो माइनस लेमडा t हो गया। अच्छा, अब आगे इधर आप बात करें, अगर इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहता है घटाने के टर्म में, तो हम लोग इसको डिवाइड में लिख सकते हैं लॉग को ना, तो ये हो गया ln n बाय क्या n नॉट, ln n बाय n नॉट बराबर माइनस लेमडा t, बराबर माइनस लेमडा टी। अब ln को अगर उधर भेजते हैं, तो ये सब मैथमेटिक्स में होता है, ln को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n बाय n नॉट, ठीक है। ln जब भी उधर जाता है तो ये हो जाता है e का पावर माइनस लेमडा टी। अगर यहां पर log n बाय n नॉट रहता और log को उधर भेजते, तब फिर 10 का पावर में उतना हो जाता। क्यों, क्योंकि वहां पे log में बेस में क्या होता है 10 ना, यहां पे ln है तो इसका मतलब यहां पे log बेस e लिखा हुआ है, ln का मतलब होता है log बेस e, e का वैल्यू 2.7183 होता है, मैथमेटिक्स में है ये सब चीज, तो यहां पे हम लोग को थोड़ा सा मैथ का जरूरत पड़ता है। ये सेम चीज केमिस्ट्री में भी कराया जाता है। अगर हम लोग इस n नॉट को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में,
तो क्या हो जाएगा, यही चीज हमारा कैसे लिखा हुआ रहेगा, n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू एन नॉट उधर गुना में हो जाएगा, तो एन नॉट इंटू ई का पावर माइनस लेमडा टी, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो ये हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है किसी टी टाइम के बाद कितना बचा वो, और ये है शुरू में कितना था ना, यहां पे चूंकि n बराबर एन नॉट इंटू ई का पावर माइनस लेमडा टी, तो यहां पर हमारा जो है ये सब कुछ टर्म के बारे में हम लोग तो बात कर ही चुके हैं ना, n बराबर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी, एट टाइम टी, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी, टी टाइम पर न्यूक्लियाई का संख्या, और एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ना। अच्छा, लेमडा हमारा क्या है, तो डीके कांस्टेंट ना, विच डिपेंड्स ऑन एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद टी हमारा तो क्या है, टाइम, और ई तो एक्सपोनेंट हो गया, और जिसका वैल्यू होता है 2.7183 ना, ये मैथमेटिक्स से आया ना, ज्यादा डिटेल में है उसमें मैथमेटिक्स में सब लॉग का। अच्छा, तो हम लोग को एक बात समझ में आया, यहां पर रेडियो एक्टिविटी के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला क्या क्रिएट किए, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। इसमें एक बात समझेंगे कि अगर हमको बोलेगा क्या कि अभी शुरू में न्यूक्लियस का संख्या 1 लाख है, 5 साल के बाद न्यूक्लियस का संख्या कितना हो जाएगा, तो अभी 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख डाल दिए, यहाँ पे समय 5 साल बैठा देंगे, तो हमको न्यूक्लियस का संख्या 5 साल के बाद कितना होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। n बराबर एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस, तो वो करने की जरूरत उतना नहीं है, लेकिन इस सब पे का कैसे सवाल पूछता है वो भी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये और ये यहां तक निकाले। कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो, क्वेश्चन गड़ाएंगे उस पर। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ क्या होता है, केमिस्ट्री में है ये सब सारा चीज, रेडियो एक्टिविटी का वो फॉर्मूला हो चाहे हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हो। हाफ लाइफ क्या हुआ, वह समय जितना समय में कोई भी न्यूक्लियस का, एक्टिव न्यूक्लियस का जो संख्या है वह घट करके आधा हो जाए। न्यूक्लियस का संख्या घटते 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 घटते, जैसे 1 लाख था न्यूक्लियस का संख्या, और न्यूक्लियस का संख्या 1 लाख से घट करके 50,000 हो गया, और इसमें टोटल समय लगा 1 साल। तो 1 साल में अगर न्यूक्लियस का संख्या 1 लाख से घट करके 50,000 होता है, तो कहेंगे कि आधा, हाफ लाइफ जो है उसका क्या है, 1 साल है। अच्छा, अब खासियत एक बात यह है कि हाफ लाइफ का जो समय होता है ना वह कांस्टेंट रहता है हमेशा। मतलब अगर 1 लाख से घट करके 50,000 होने में 1 साल लगा है, तो फिर 50,000 से घट के 25,000 होने में भी 1 साल लगेगा, फिर 25,000 से घट करके 12,500 न्यूक्लियस बचे, इसमें भी हमको उतना ही लगेगा, 1 ही साल लगेगा। फिर 12,500 से घट करके 6,225 या जो उतना होने में भी हमको क्या लगेगा, 1 ही साल लगेगा। हर बार इनिशियल अमाउंट का आधा होने में सेम टाइम लगता है। इनिशियल अमाउंट का आधा होने में न्यूक्लियस की संख्या को जितना समय लगता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। सब पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी हम अभी करा देंगे। जैसे इट इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यह वो समय है जिसमें
न्यूक्लियस का संख्या अपने शुरुआती मात्रा का आधा हो जाए, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, अच्छा हाफ लाइफ का डेरिवेशन करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए लेट इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हमारा है एन नॉट। इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एन नॉट। अच्छा ठीक है, एंड आफ्टर टाइम कितना, आफ्टर टाइम टी हाफ का मतलब, या आफ्टर हाफ लाइफ, या ऐसा भी कह सकते हैं क्या, आफ्टर टाइम में कौन सा, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आफ्टर टाइम कौन सा, हाफ लाइफ 1/2 इट विल बी क्या, क्या हो जाएगा, एन नॉट का आधा हो जाएगा। एक हाफ लाइफ गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, वह अपने इनिशियल वैल्यू का एन नॉट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि वी नो एक बात, कौन सा बात, कि n बराबर एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा समय पार होने के बाद, एन नॉट बाई टू, न्यूक्लियस का संख्या कितना हो जाएगा टी हाफ समय बीतने के बाद, एन नॉट बाई टू, यानी न्यूक्लियस का संख्या बचा अब एन नॉट बाई टू। शुरू में न्यूक्लियस का संख्या था क्या, एन नॉट, ई टू द पावर माइनस लेमडा, टी हमारा कितना है अब, हाफ, टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ, वह समय जितना देर में वह आधा हो जाए। तो अब ये चीज जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो कितना आएगा, देखो तो एन नॉट कट जाएगा ऊपर से, तो यहां बचेगा 1/2, एन नॉट कट गया तो यहां बचा 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी हाफ। ये टी हाफ एक सिंबल है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि टी इंटू 1/2, ये नहीं लिखा हुआ, वो टी हाफ ऐसे सिंबल नीचे में जर में वहां पे लिखे हैं, खाली हाफ है, सिंबल है उसका। अच्छा अब इसी में एक चीज देखा जाए जरा सा, ये वाला जो टर्म से इधर आए, इस ई को हटाएंगे और इधर लेके आएंगे तो एल एन आएगा, क्योंकि एल एन को हटाने से ही उधर ई गया था, जब उसको वापस इधर लाएंगे तो एल एन आ जाएगा। यानी कि ये लिखा हुआ है एल एन 1/2 क्या इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, माइनस लेमडा टी हाफ लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद ये एल एन 1 अच्छा माइनस एल एन 2 है, डिवाइड में है का मतलब घटा में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर माइनस लेमडा टी हाफ है, ये माइनस साइन इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन 1 प्लस एल एन 2, ये माइनस इसको लग जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, बराबर लेमडा टी हाफ। अच्छा ठीक है, अब ये प्लस वाला पहले अब माइनस वाला बाद में, तो एल एन 2 माइनस एल एन 1 इज इक्वल टू लेमडा टी हाफ। अच्छा अब ये माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड के फॉर्मेट में आएगा अगर, तो एल एन 2/1 इज इक्वल टू लेमडा टी हाफ। अब अच्छा अब ये तो क्या हो गया, एल एन 2 है ना लिखा हुआ, 2/1 क्या होता है, 2 होता है। अच्छा ठीक, तो ये बराबर लेमडा टी हाफ, और एल एन 2 का वैल्यू याद तो नहीं होगा ना, 0.0693 होता है, गूगल कर लेना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एल एन 2 का, लॉग 2 का बात नहीं कर रहे हैं, लॉग 2 थोड़ी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एल एन 2। एल एन 2 और लॉग 2 में फर्क होता है ना, क्या एल एन 2 का मतलब ये लिखा हुआ है 2.303 गुना लॉग 2, ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि एल एन को लॉग में बदलना हो तो एल एन को लॉग में बदलने के लिए हम लोग 2.303 गुना लॉग उतना लिखते हैं,
मैथमेटिक्स ये सब चीज, या नहीं तो लॉग नहीं पढ़ा हुआ है तो यूट्यूब पे सर्च करना है लॉग बाय एम एनवर्ड, उस पर वीडियो मिलेगा मेरा, उसमें ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, हम लोग क्लास के टाइम में किए हुए हैं बेसिक उसिक में सब। आगे बात करते हैं, तो ln2 का वैल्यू होता है 0.693 बराबर लेमडा टी हाफ। यहां से टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अभागा लेमडा, तो इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 भागा लेमडा, 0.693 भागा लेमडा। क्या चीज, अलग अलग एलिमेंट के लिए हाँ वो अलग अलग सिचुएशन पे हाँ अलग हो सकता है, लेमडा का मान वेरी कर सकता है, अलग अलग क्या बोलते हैं एलिमेंट है, ऐसा कुछ ऐसा कंडीशन है तो डिपेंड कर सकता है। लेमडा कांस्टेंट है, ठीक है, डीके कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये चीज थोड़ा वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है किन किन चीजों, जैसे मान लिया जाए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कैसा मटेरियल का बना हुआ है, उसका हार्डनेस कितना है, लेकिन किसी एक खास चीज के लिए अपना फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए यूरेनियम का है, एक खास कंडीशन में रखा हुआ है, तो उसके लिए वहां पे अपना उसका लेमडा फिक्स है उसका। अब अगर मान लिया जाए यूरेनियम की जगह कोई और चीज है, कहीं और जगह पे कोई और चीज है अगर, ठीक है, एलिमेंट है, तो उसका फिर अब उसके लिए डीके कांस्टेंट थोड़ा अलग हो सकता है, किसी और के लिए डीके कांस्टेंट अलग हो सकता है, अलग अलग टाइप का एलिमेंट वगैरह का क्षय करने का दर अलग अलग हो सकता है, कोई एकदम फिक्स नहीं है कि जैसे जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11, उसके जैसा कोई फिक्स वैल्यू, या कूलम्ब कांस्टेंट जैसा 9 × 10, उसके जैसा फिक्स वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्योंकि मान लिया जाए अगर ऐसा फिक्स रहता तो हाफ लाइफ तो सब के लिए सेम ही हो जाता ना, ये फिक्स वैल्यू हो जाता तो 0.693 भागा लेमडा सबका फिक्स रहता तो सबका हाफ लाइफ एक के जैसा हो जाता, चाहे दुनिया का कोई एलिमेंट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबका हाफ लाइफ का अलग अलग सबका। अच्छा, अब इसी में ये हमको फॉर्मूला ये डिराइव किए, हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में ये हाफ लाइफ का ऐसे निकालने के लिए पूछे, नहीं कुछ नहीं दिया रहेगा, यहां ऐसे करके डिराइव करके निकाल के वहां तक छोड़ देना, या फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में तो खास करके ऐसे ही पूछता है कि हाफ लाइफ बराबर क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा लेमडा बाय 0.693, लेमडा गुना 0.693, या फिर 0.693 बाय लेमडा, ऐसे ही रहेगा सवाल, ऐसा होता ही है सवाल, रहेगा क्या। अब देखो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, वो दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इतना पर ईयर। देखो तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि डीके कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और डीके कांस्टेंट का वैल्यू दे करके बोला है क्या कि हमको हाफ लाइफ बताइए, ठीक है। तो डीके कांस्टेंट का वैल्यू देके हाफ लाइफ अगर बोलेगा तो हम लोग जान रहे हैं यहां पे टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 भागा लेमडा, तो 0.693 भागा लेमडा के जगह पे 5.2 × 10⁻³ बैठा देंगे ना, इतना भागा इतना बैठाएंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, इतना डिवाइडेड बाय, पहले तो हम लोग 5.2 को डिवाइड करें तो इतना डिवाइडेड बाय इतना किए तो ये आया हमारा, और 10⁻³ को वैसे छोड़े हैं। अब एक काम करते हैं, इसी में नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे इसको, तो 0.133, इसको भी क्या करते हैं 3 लिख देते हैं, 6 है उधर है तो इसको भी 3 लिख सकते हैं ना। अच्छा, और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3, तो ये हो गया 0.1333 गुना में 1000, तो ये हो जाएगा 133.3, इतना ईयर्स, क्योंकि डीके कांस्टेंट इतना पर ईयर में दिया हुआ है, तो ये इतना समय जो है ईयर्स में हम लोग बता सकते हैं ना। और अप्रॉक्स में क्या हो गया 133 साल, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। और अप्रॉक्स में हम लोग टी हाफ इज इक्वल टू, अप्रॉक्स में क्या टी हाफ इज इक्वल टू 133
ईयर्स भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इतना ईयर्स। खाली हमको क्या करना था, 0.693 को लेमडा से भाग देना था, तो इतना भागा इतना किए तो वो आया 10⁻³ था, नीचे से ऊपर गया तो +3 हो गया। इसका मतलब क्या, 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 133.3 इतना ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, कैसा क्वेश्चन है, क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1622 साल ना, यानी कि 1622 साल में जो रेडियम है वह अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है, उसका न्यूक्लियस का संख्या 1622 साल में। तो बताइए कि कितना समय लगेगा 7/8 ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ रेडियम टू डिके। किसी भी, तो रेडियम का जो 7/8 हिस्सा है उसको पूरी तरीके से डिके होने में, 7/8 हिस्सा को डिके होने में कितना समय लगेगा, यही हमको बताना है। कितना साल लगेगा यही हमको बताना है। तो देखो, तो एक हाफ लाइफ जब बीतता है तो अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाता है, आधा। आधा बचता है, आधा बचता है, ये ना। अगर टोटल टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, टोटल हो गया 1, और उसी 1 में से कुछ अपना होगा 1 करोड़ है, उसी में से का 7/8 हिस्सा डिके होना है, तो बचेगा कितना, 7/8 हिस्सा अगर डिके हो जाएगा तो बचेगा कितना, 7/8 अगर डिके हो जाएगा तो 1 - 7/8 इज इक्वल टू ना 8 - 7/8 बराबर क्या, 1/8 ना। 1/8 होने में कितना टाइम लगेगा ना, इतना होने में कितना टाइम लगेगा, यही सवाल है, में टाइम टेकन, यही ना सवाल है, क्या है, यही ना सवाल है। यानी कि क्या कहते हैं, मतलब 7/8 हिस्सा को डिके हो जाने में कितना टाइम, यानी कि जब 7/8 हिस्सा उसका डिके हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1/8। तो 1 कितना समय में अपने इनिशियल अमाउंट का 1/8 हो जाता है, यही बताना है। यानी सवाल कुछ यही है कि कितने समय में रेडियम अपने एक्टिव न्यूक्लियाई का जो इनिशियल अमाउंट था उसका घट करके कितना 1/8 हो जाएगा, 1/8 बचेगा, यही है सवाल। क्या, तो 1/8 बचेगा का मतलब, 1/8 बचेगा का मतलब एक बार अगर एक तो हाफ लाइफ अगर गुजरता है तो वह अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाता है, आधा। यानी कि एन नॉट का जो एन नॉट है इनिशियल अमाउंट, उसका क्या हो जाएगा, एन नॉट बाय 8 हो जाए, इनिशियल अमाउंट का आधा, एन नॉट बाय 8, 1/8। या यू कहें कि इसी को क्या, और इसी में हम लोग और इसको कह सकते थे ना, एन नॉट बाय क्या हो जाए, 8 हो जाए। इतना में कितना समय लगेगा, यही ना चाह रहा है, एन नॉट इनिशियल अमाउंट, तो इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाना है, 1/8 हो जाए, बचे। तो इसके लिए देखो, तो एक बार एन नॉट बाय 2 होने में एक तो हाफ लाइफ लगा, इसमें क्या लगा, एक हाफ लाइफ, फिर इसका आधा होने में एक और हाफ लाइफ, फिर उसका आधा होने में एक और हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ गुजरा, 2 दूना 4 दूना 8, एन नॉट बाय 8 इन 3 हाफ लाइफ। हाँ, 222 गुना 3, ये होगा आंसर। कैसे कैसे क्या किए, इसमें हमको बताना था कि कितना समय में, 1622 साल में तो वह अपने इनिशियल अमाउंट का आधा होता है, बोला कि कितना समय में 7/8 हिस्सा इसका डिके हो जाएगा, यानी 7/8 हिस्सा डिके होने का मतलब हो गया 1/8 हिस्सा बचना, 1/8 हिस्सा बचना ना, इनिशियल अमाउंट का 8 हिस्सा, 8वां हिस्सा बचना। तो पहले एक हाफ लाइफ अगर गुजरेगा तो 1/2 होता है, 1/2 आधा, और फिर दूसरा हाफ लाइफ जब गुजर जाएगा तो वही 1/2 का फिर से आधा, यानी कि 1/4,
2 हाफ लाइफ गुजरा, और फिर उसी 1/4 का फिर से आधा होगा, तो 1/4 भागा 2 यानी कि 1/8, तो 3 गो हाफ लाइफ गुजरा, तब जाके क्या हुआ वो 1/8। तो 1/8 होने में कितना हाफ लाइफ गुजरेगा, 3 हाफ लाइफ। तो इसलिए टोटल टाइम की बात करें तो 3 इंटू 1622, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 × 18 का 8 बचा, 1 3 कम 3 1 4, इतना ईयर्स 66 ना, क्या इतना साल लगेगा। इतना साल में ये क्या हो जाएगा, 7/8 हिस्सा को डीके कर देगा और सिर्फ कितना बचेगा, वही 1/8 हिस्सा बचेगा। तो क्वेश्चन देख रहे हो कि कैसा कैसा रहता है यहां पे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सब रहेगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा, खुद से भी बनाना है, ठीक है। नोट्स वगैरह हम दे देते हैं, उसके बाद खुद से भी क्वेश्चन सबको बनाने का कोशिश करना है, सारा चीज को डिराइव करने का कोशिश करना है, तब जाकर के मजबूत होगा। लास्ट एक टॉपिक है, देखो इसमें क्या चीज कि एवरेज लाइफ क्या होता है, ठीक है। एवरेज लाइफ का क्या अर्थ हुआ, एवरेज लाइफ का अर्थ हुआ कि जैसे अब अभी न्यूक्लियस का संख्या 1 लाख है, तो औसतन वह कितना समय में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस का संख्या घटते घटते, जैसे 1622 साल में 1 लाख से घट के हो गया 50,000, फिर 1622 साल और लिया तो 25,000, फिर और 1622 साल लिया तो फिर और उसका आधा हुआ 12,500। तो ऐसे करते करते कम होते 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 एवरेज कितना समय लगेगा, एवरेज कितना समय लगेगा ना, एवरेज लाइफ ना, इट इज एन एवरेज टाइम इन विच टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ गिवन सैंपल डिसइंटीग्रेटेड 100%, 100% अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाए पूरा का पूरा न्यूक्लियस का संख्या, उसमें जो औसतन समय लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ कहते हैं। और ये एवरेज लाइफ जो होता है वो होता है 1/decay कांस्टेंट। अब इसको याद रखना, ठीक है, ये VBI चीज है, एवरेज लाइफ इतना होता है। और एक तो छोटा सा बात जो VBI ऑब्जेक्टिव में आएगा, देखो क्या चीज है, एक बात अगर हमको पूछेगा टी एवरेज, एवरेज लाइफ को क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो टी एवरेज लिखने का मतलब एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ बराबर यहां पे क्या है, एवरेज लाइफ बराबर 1/decay कांस्टेंट मतलब 1/λ। अगर तुमसे पूछेगा ऑप्शन में दिया रहेगा कि एवरेज लाइफ बराबर ऑप्शन रहेगा लैम्डा, 1/λ, 2λ, 3λ, इस टाइप का कुछ भी तो बना सकते हैं। अच्छा, और एक बात देखो तो यहां पे एक बात देखो तो जरा सा, चूंकि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693/λ, इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो 0.693, अब भागा में क्या हो गया टी हाफ। ये भी अपने आप में एक VBI ऑब्जेक्टिव है, ये भी अपने आप में एक VBI ऑब्जेक्टिव बन गया। और क्या क्या कर सकते हैं, और देखो तो ये लैम्डा का वैल्यू जो इतना आया है इसको उठा करके यहां पे हम लोग रख सकते हैं, यहां पे भी तो रख सकते हैं। तो यहां पे देखो तो टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ के जगह पे 0.693 भागा टी हाफ, 0.693 भागा टी हाफ रख सकते हैं, ये हाफ लाइफ है, ये ऊर्जा से ऊपर चला जाएगा तो टी एवरेज इज इक्वल टू टी हाफ भागा 0.693। ये भी हमारा जो है ये भी VBI ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी ऐसा लिख सकते हैं कि एवरेज लाइफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ भागा 0.693 होता है, ये भी VBI हो गया। क्या देखो तो लैम्डा यहां पुट कर दिए क्या, और उसके बाद नीचे से ऊपर चला गया, तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन हो गया ना, एवरेज लाइफ और किस में, हाफ लाइफ में रिलेशन हो गया। तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ
में ये रिलेशन होता है। अब अगर क्या कहते हैं पूछ देगा इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव वगैरह या कुछ भी, तो वो सबको हम लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है। देखो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग ये सब बातचीत किए, क्या रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, प्रोसेस, ये सब सारा ना यही भेज देते हैं। यहां देखें, तो यहां तक ये हमारा रेडियो एक्टिविटी के बारे में सारा जानकारी हो गया। अब नया चीज एक स्टार्ट करना है इसके बाद, कौन सा, न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। बस उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अगला टॉपिक है वो प्रेस। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़